विद्यालय खुलते ही प्रकाश के नाम रजिस्टर का पत्र पहुंचा। उन्होंने प्रकाश को इंग्लैंड जाकर विद्याभ्यास करने के लिए सरकारी वजीफे की मंजूरी की सूचना दी थी। प्रकाश पत्र हाथ में लिए हर्ष के उन्माद में जाकर माँ से बोला, अम्मा, मुझे इंग्लैंड जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल गया। करुणा ने उदासीन भाव से पूछा, तो तुम्हारा क्या इरादा है? प्रकाश ने कहा, मेरा इरादा? ऐसा अवसर पाकर भला कौन छोड़ता है? करुणा ने कहा, तुम तो स्वयं सेवक में भर्ती होने जा रहे थे। प्रकाश ने कहा, तो आप समझती हैं स्वयं सेवक बन जाना ही जाति सेवा है। मैं इंग्लैंड से आकर भी तो सेवा कार्य कर सकता हूँ। और अम्मा, सच पूछो तो एक मजिस्ट्रेट अपने देश का जितना उपकार कर सकता है उतना 1000 स्वयं सेवक मिलकर भी नहीं कर सकते। मैं तो सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठूंगा और मुझे विश्वास है कि सफल भी हो जाऊंगा। करुणा ने चकित होकर पूछा, तो क्या तुम मजिस्ट्रेट हो जाओगे? प्रकाश ने कहा, सेवा भाव रखने वाला एक मजिस्ट्रेट कांग्रेस के 1000 सभापतियों से ज्यादा उपकार कर सकता है। अखबारों में उसकी लंबी लंबी तारीफें ना छपेंगी, उसकी वक्तृताओं पर तालियां ना बजेंगी, जनता उसके जुलूस की गाड़ी न खींचेंगे और न विद्यालय के छात्र उसके अभिनंदन पत्र देंगे। पर फिर भी सच्ची सेवा मजिस्ट्रेट ही कर सकता है। करुणा ने आपत्ति के भाव से कहा, लेकिन यही मजिस्ट्रेट तो जाति के सेवकों को सजाएं देते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं। प्रकाश ने कहा, अगर मजिस्ट्रेट के हृदय में परोपकार का भाव है तो वो नरमी से भी वही काम कर सकता है जो दूसरे गोलियों से चलाकर भी नहीं कर सकते। करुणा ने कहा, मैं ये नहीं मानूंगी। सरकार अपने नौकरों को इतनी स्वाधीनता नहीं देती, वो एक नीति बना देती है और हर एक सरकारी नौकर का उसका पालन करना पड़ता है। सरकार की पहली नीति यह है कि वो दिन दिन अधिक संगठित और दृढ़ हो। इसके लिए स्वाधीनता के भावों का दमन करना जरूरी है। अगर कोई मजिस्ट्रेट इसी नीति के विरुद्ध काम करता है तो वो मजिस्ट्रेट ना रहेगा। वो हिंदुस्तानी था जिसने तुम्हारे बाबूजी को जरा सी बात पर 3 साल की सजा दे दी। इसी सजा ने उनके प्राण लिए। बेटा, मेरी इतनी बात मानो, सरकारी पदों पर ना गिरो। मुझे ये मंजूर है कि तुम मोटा खाकर और मोटा पहनकर देश की कुछ सेवा करो, इसके बदले कि तुम हाकिम बन जाओ और शान से जीवन बिताओ। ये समझ लो कि जिस दिन तुम हाकिम की कुर्सी पर बैठोगे उस दिन से तुम्हारा दिमाग हाकिमों का सा हो जाएगा। तुम यही चाहोगे कि अफसरों में तुम्हारी नेकनामी हो और तरक्की हो। एक गवारू मिसाल लो, लड़की जब तक मैके में कुंवारी रहती है वो अपने को उसी घर की समझती है, लेकिन जिस दिन ससुराल चली जाती है वो अपने घर को दूसरों का घर समझने लगती है। माँ बाप, भाई बंद सब वही रहते हैं, लेकिन वो घर अपना नहीं रहता। यही दुनिया का दस्तूर है। प्रकाश ने खींच कर कहा, तो क्या आप यही चाहती है कि मैं जिंदगी भर चारों तरफ ठोकरें खाता रहूं? करुणा कठोर नेत्र से देखकर बोली, अगर ठोकर खाकर आत्म स्वाधीन से रह सकती है तो मैं कहूंगी ठोकर खाना अच्छा है। प्रकाश ने निश्चयात्मक भाव से पूछा, तो आपकी यही इच्छा है? करुणा ने उसी स्वर में उत्तर दिया, हाँ, मेरी यही इच्छा है। प्रकाश ने कुछ जवाब न दिया, उठकर बाहर चला गया और तुरंत रजिस्टर को इनकारी पत्र लिख भेजा। मगर उसी क्षण से मानो उसके सिर पर विपत्ति ने आसन जमा ले लिया। विरक्त और विमन अपने कमरे में पड़ा रहता, न कहीं घूमने जाता, न किसी से मिलता, मुंह लटकाए भीतर आता और फिर बाहर चला जाता। यहाँ तक महीना गुजर गया, न चेहरे पर वो लाली रही न वो आँच। आंखें अनाथों के मुख की भांति याचना से भरी हुई, होंठ हंसना भूल गए। मानो उस इनकारी पत्र के साथ उसकी सारी सजीवता और चपलता, सारी सरलता विदा हो गई। करुणा उसके मनोभाव समझती थी और उसके शोक को भुलाने की चेष्टा करती थी, पर रूठे देवता प्रसन्न न होते थे। आखिर एक दिन उसने प्रकाश से कहा, बेटा, अगर तुमने विलायत जाने की ठान ही ली है तो चले जाओ, मना ना करूंगी। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें रोका। अगर मैं जानती कि तुम्हें इतना आघात पहुंचेगा तो कभी न रोकती। मैंने तो केवल इस विचार से रोका था कि तुम्हें जाति सेवा में मग्न देखकर तुम्हारे बाबूजी की आत्मा प्रसन्न होगी। उन्होंने चलते समय यही वसीयत की थी। प्रकाश ने रुखाई से जवाब दिया, अब क्या जाऊंगा, इनकारी खत लिख चुका हूँ। मेरे लिए कोई अब तक बैठा थोड़ी ही होगा, कोई दूसरा लड़का चुन लिया होगा, और फिर करना ही क्या? जब आपकी मर्जी है कि गांव गांव की खाप छानता फिरूं तो वही सही। करुणा का गर्भ चूर चूर हो गया। इस अनुमति से उसने बाधा का काम लेना चाहा था, पर सफल न हुई। बोली, अभी कोई न चुना गया होगा, लिख दो।
कि मैं जाने को तैयार हूँ। प्रकाश ने झुंझलाकर कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, लोग हंसी उड़ाएंगे। मैंने तय कर लिया है कि जीवन को आपकी इच्छा के अनुकूल बनाऊंगा। करुणा ने कहा, तुमने अगर शुद्ध मन से ये इरादा किया होता तो यूं ना रहते। तुम मुझसे सत्याग्रह कर रहे हो। अगर मन को दबाकर मुझे अपनी राह का कांटा समझकर तुमने मेरी इच्छा पूरी भी की तो क्या? मैं तो तब जानती कि तुम्हारे मन में आप सेवा का भाव उत्पन्न होता। तुम आज ही रजिस्टर साहब को पत्र लिख दो। प्रकाश ने कहा, अब मैं नहीं लिख सकता। फिर तो इसी शोक में तने बैठे रहोगे। लाचारी है। करुणा ने और कुछ न कहा। जरा देर में प्रकाश ने देखा कि वो कहीं जा रही है, मगर वो कुछ बोला नहीं। करुणा के लिए बाहर आना जाना कोई असाधारण बात न थी, लेकिन जब संध्या हो गई और करुणा ना आई तो प्रकाश को चिंता होने लगी। अम्मा कहाँ गई? ये प्रश्न बार बार उसके मन में उठने लगा। प्रकाश सारी रात द्वार पर बैठा रहा। भांति भांति की शंकाएं मन में उठने लगी। उसे अब याद आया, चलते समय करुणा कितनी उदास थी, उसकी आंखें कितनी लाल थी। ये बातें प्रकाश को उस समय क्यों नजर नहीं आई? वो क्यों स्वार्थ में अंधा हो गया था? हाँ, अब प्रकाश को याद आया, माता ने साफ सुथरे कपड़े पहने थे, उनके हाथ में छतरी भी थी। तो क्या वो कहीं बहुत दूर गई है? किससे पूछे? अनिष्ट के भय से प्रकाश रोने लगा। श्रावण की अंधेरी भयानक रात थी। आकाश में श्याम मेघमालाएं भीषण स्वप्न की भांति छाई हुई थी। प्रकाश रह रहकर आकाश की ओर देखता था, मानो करुणा उन्हीं मेघमालाओं में छिपी बैठी है। उसने निश्चय किया, सवेरा होते ही माँ को खोजने चलूंगा। और अगर किसी ने द्वार खटखटाया, प्रकाश ने दौड़कर खोला तो देखा करुणा खड़ी है। उसका मुखमंडल इतना खोया हुआ, इतना करुण था, जैसे आज ही उसका सुहाग उठ गया है, जैसे संसार में अब उसके लिए कुछ नहीं रहा, जैसे वो नदी के किनारे खड़ी अपनी लदी हुई नाव को डूबते देख रही है और कुछ कर नहीं सकती। प्रकाश ने अधीर होकर पूछा, अम्मा कहाँ चली गई थी? बहुत देर लगाई। करुणा ने भूमि की ओर ताकते हुए जवाब दिया, एक काम से गई थी, देर हो गई। ये कहते हुए उसने प्रकाश के सामने एक बंद लिफाफा फेंक दिया। प्रकाश ने उत्सुक होकर लिफाफा उठा लिया। ऊपर ही विद्यालय की मुहर थी। तुरंत ही लिफाफा खोलकर पढ़ा। हल्की सी लालिमा चेहरे पर दौड़ गई। पूछा, ये तुम्हें कहाँ से मिल गया अम्मा? करुणा ने कहा, तुम्हारे रजिस्टर के पास से लाई हूँ। क्या तुम वहाँ चली गई थी? और क्या करती? कल तो गाड़ी का समय न था, मोटर ले ली थी। प्रकाश एक क्षण तक मौन खड़ा रहा, फिर कुंठित स्वर में बोला, जब तुम्हारी इच्छा ही नहीं है तो मुझे क्यों भेज रही हो? करुणा ने विरक्त भाव से कहा, इसीलिए कि तुम्हारी जाने की इच्छा है। तुम्हारा ये मलिन वेश नहीं देखा जाता। अपने जीवन के 20 वर्ष तुम्हारे हित कामना पर अर्पित कर दिए। अब तुम्हारी महत्वाकांक्षा की हत्या नहीं कर सकती। तुम्हारी यात्रा सफल हो, यही हमारी हार्दिक अभिलाषा है। करुणा का कंठ रुद्ध गया और कुछ ना कह सकी। प्रकाश ने उसी दिन से यात्रा की तैयारी करने लगा। करुणा के पास जो कुछ था वो सब खर्च हो गया। कुछ ऋण भी लेना पड़ा। नए सूट बने, सूटकेस लिए गए। प्रकाश अपनी धुन में मस्त था। कभी किसी चीज की फरमाइश लेकर आता तो कभी किसी चीज की और किसी चीज की। करुणा इसी एक सप्ताह में इतनी दुर्बल हो गई है, उसे बालों पर कितनी सफेदी आ गई है, चेहरे पर कितनी झुर्रियां पड़ गई हैं, ये उसे कुछ भी नजर नहीं आता। उसकी आंखों में इंग्लैंड के दृश्य समाये हुए थे। महत्वाकांक्षा की आंखों पर पर्दा डाल देती है। प्रस्थान का दिन आ गया। आज कई दिनों के बाद धूप निकली थी। करुणा स्वामी के पुराने कपड़ों को बाहर निकाल रही थी। उनकी गाढ़े की चादरें, खद्दर के कुर्ते, पजामे और लिहाफ अभी तक संदूक में संचित थे। प्रतिवर्ष वे धूप में सुखाए जाते और झाड़ पोंछ कर रख दिए जाते थे। करुणा ने आज फिर उन कपड़ों को निकाला, मगर सुखाकर रखने के लिए नहीं, गरीबों में बांट देने के लिए। वो आज पति से नाराज है। वो लुटिया, डोर और घड़ी जो आदित्य की चीर संगिनी थी और जिनकी 20 वर्ष से करुणा ने उपासना की थी, आज निकालकर वो आंगन में फेंक दी गई। वो झोली जो बरसों से आदित्य के कंधों पर आरूढ़ रह चुकी थी, आज कूड़े में डाल दी गई। वो चित्र जिसके सामने 20 वर्ष से करुणा सिर झुकाती थी, आज वहीं निर्दयता से भूमि पर डाल दिया गया। पति का कोई स्मृति चिन्ह
वो अब अपने घर में नहीं रखना चाहती। उसका अंतःकरण शोक और निराशा से विदीर्ण हो गया है और पति के सिवा और वो भला किस पर क्रोध उतारे? कौन उसका अपना है? वो किससे अपनी व्यथा कहे, किसे अपनी छाती चीर कर दिखाए? वो होते तो क्या प्रकाश दास्ता की जंजीर गले में डालकर फूला न समाता? उसे कौन समझाए कि आदित्य भी इस अवसर पर पछताने के सिवा और कुछ न कर सकते। प्रकाश के मित्र आज उसे विदाई का भोज दिया था। वहां से वो संध्या समय कई मित्रों के साथ मोटर पर लौटा। सफर का सामान मोटर पर रख दिया गया। तब वो अंदर आकर माँ से बोला, अम्मा जाता हूँ, बम्बई पहुंचकर पत्र लिखूंगा। तुम्हें मेरी कसम, रोना मत और मेरे खतों का जवाब बराबर देना। जैसे किसी लाश को बाहर निकालते समय संबंधियों के धैर्य छूट जाता है, रुके हुए आंसू निकल पड़ते हैं और शोक की तरंगे उठने लगती हैं, वही दशा करुणा की हुई। कलेजे में एक हाहाकार हुआ जिसने उसकी दुर्बल आत्मा के एक एक अणु को कंपा दिया। मालूम हुआ पांव पानी में फिसल गया है और वो लहरों में वही जा रही है। उसके मुख से शोक के आशीर्वाद का एक शब्द भी ना निकला। प्रकाश ने उसके चरण छुए, अश्रु जल से माता के चरणों को पखारा, फिर बाहर चला। करुणा पाषाण मूर्ति की भांति खड़ी थी। सहसा ग्वाले ने आकर कहा, बहू जी भैया चले गए, बहुत रोते थे। तब करुणा की समाधि टूटी। देखा सामने कोई नहीं है। घर में मृत्यु का सा सन्नाटा छाया हुआ है और मानव हृदय की गति बंद हो गई है। सहसा करुणा की दृष्टि ऊपर उठ गई। उसने देखा कि आदित्य अपनी गोद में प्रकाश की निर्जीव देह लिए खड़े हो रहे हैं। करुणा पछाड़ खाकर गिर पड़ी। करुणा जीवित थी, पर संसार से उसका कोई नाता न था। उसका छोटा सा संसार जिसे उसने अपनी कल्पनाओं के हृदय में रचा था, स्वप्न की भांति अनंत में विलीन हो गया था। जिस प्रकाश को सामने देखकर वो जीवन की अंधेरी रात में भी हृदय में आशाओं की संपत्ति लिए जी रही थी, वो बुझ गया और संपत्ति लुट गई। अब न कोई आश्रय था और न उसकी जरूरत। जिन गऊओं को वो दोनों वक्त अपने हाथों से दाना चारा देती और सहलाती थी, वे अब खूंटे पर बंधी निराश नेत्रों से द्वार की ओर ताकती रहती थी। बछड़ों को गले लगाकर पुचकारने वाला अब कोई न था। जिसके लिए दूध दुहे मट्ठा निकाले खाने वाला कौन था? करुणा ने अपने छोटे से संसार को अपने ही अंदर समझ लिया था। किंतु एक ही सप्ताह में करुणा के जीवन ने फिर रंग बदला। उसका छोटा सा संसार फैलते फैलते विश्वव्यापी हो गया। जिस लंगर ने नौका के तट से एक केंद्र पर बांधा रखा था, वो उखड़ गया। अब नौका सागर के अशेष विस्तार में भ्रमण करेगी, चाहे वो उद्यम तरंगों के वक्ष में ही क्यों न विलीन हो जाए। करुणा द्वार पर आ बैठती और मोहल्ले भर के लड़कों को जमा करके दूध पिलाती। दोपहर तक मक्खन निकालती और वो मक्खन मोहल्ले के लड़के खाते। फिर भांति भांति के पकवान बनाती और कुत्तों को खिलाती। अब यही उसका नित्य का नियम हो गया। चिड़िया, कुत्ते, बिल्लियाँ, चींटी और चींटियाँ सब अपने हो गए। प्रेम का वो द्वार अब किसी के लिए बंद न था। उस अंगुल भर जगह में जो प्रकाश के लिए भी काफी न थी, अब समस्त संसार समा गया था। एक दिन प्रकाश का पत्र आया। करुणा ने उसे उठाकर फेंक दिया। फिर थोड़ी देर के बाद उसे उठाकर फाड़ डाला और चिड़ियों को दाना चुगाने लगी। मगर जब निशा योगिनी ने अपनी धुनी जलाई और वेदनाएं उससे वरदान मांगने के लिए विकल होकर चली, तो करुणा की मनोवेदना भी सजग हो उठी। प्रकाश का पत्र पढ़ने के लिए उसका मन व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, प्रकाश मेरा कौन है? मेरा उससे क्या प्रयोजन? हाँ, प्रकाश मेरा कौन है? हाँ, प्रकाश मेरा कौन है? हृदय ने उत्तर दिया, प्रकाश तेरा सर्वस्व है। वो तेरे उस अमर प्रेम की निशानी है जिससे तू सदैव के लिए वंचित हो गई। वो तेरा प्राण है, तेरे जीवन दीपक का प्रकाश, तेरी वंचित कामनाओं का माधुर्य, तेरे अश्रु जल में विहार करने वाला हंस। करुणा उस पत्र के टुकड़ों को जमा करने लगी, माना उसके प्राण बिखर गए हो। एक एक टुकड़ा उसे अपने खोए हुए प्रेम का एक पद चिन्ह सा मालूम होता था। जब सारे पुर्जे जमा हो गए तो करुणा दीपक के सामने बैठकर उसे जोड़ने लगी, जैसे कोई वियोगी हृदय प्रेम के टूटे हुए तारों को जोड़ रहे हो। हाय री ममता, वो अभागिन सारी रात उन पुर्जों को जोड़ने में लगी रही। पत्र दोनों ओर लिखा था, इसीलिए पुर्जों को ठीक स्थान पर रखना और भी कठिन था। कोई शब्द, कोई वाक्य बीच में गायब हो जाता
उस एक टुकड़े को वो फिर खोजने लगती। सारी रात बीत गई पर पत्र अभी तक अपूर्ण था। दिन चढ़ाया, मोहल्ले के लौंडे मक्खन और दूध की चाह में एकत्र हो गए। कुत्तों और बिल्लियों का आगमन हुआ। चिड़िया आकर आंगन में फुदकने लगी। कोई ओखली पर बैठी, कोई तुलसी के चौतरे पर करुणा को सिर उठाने तक का फुर्सत भी नहीं था। दोपहर हुआ, करुणा ने सिर न उठाया। न भूख थी न प्यास। फिर संध्या हो गई पर वो पत्र अभी तक अधूरा था। पत्र का आशय समझ में आ रहा था। प्रकाश का जहाज कहीं से कहीं जा रहा है। उसके हृदय में कुछ उठा हुआ है। क्या उठा हुआ है ये करुणा न सोच सकी। करुणा पुत्र की लेखनी से निकले हुए एक एक शब्द को पढ़ना और उसे हृदय पर अंकित कर लेना चाहती थी। इस भांति 3 दिन गुजर गए। संध्या हो गई थी। 3 दिन की जागी आंखें जरा झपक गई। करुणा ने देखा एक लंबा चौड़ा कमरा है। उसमें मेजें और कुर्सियां लगी हुई है। बीच में ऊंचे मंच पर कोई आदमी बैठा हुआ है। करुणा ने ध्यान से देखा, वो प्रकाश था। एक क्षण में एक कैदी उसके सामने लाया गया। उसके हाथ पांव में जंजीर थी, कमर झुकी हुई। ये और कोई नहीं, आदित्य थे। करुणा की आंखें खुल गई, आंसू बहने लगे। उसने पत्र के टुकड़ों को फिर समेट लिया और उसे जलाकर राख कर डाला। राख की एक चुटकी के सिवा वहां कुछ न रहा जो उसके हृदय में विदीर्ण किए डालती थी। इसी एक चुटकी राख में उसका गुड़ियों वाला बचपन, उसका संतप्त यौवन और उसका तृष्णामय वैधव्य सब समा गया। प्रातःकाल लोगों ने देखा, पक्षी पिंजड़े से उड़ चुका था। आदित्य का चित्र अब भी उसके शून्य हृदय से चिपटा हुआ था। भग्न हृदय पति की स्नेह स्मृति में विश्राम कर रहा था और प्रकाश, वो तो जहाज से यूरोप चला जा रहा था।